Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो जजमेंट की सीरीज में आज मैं एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सबके लिए लेके आई हूँ, जो लोग 3 दिसंबर को 2023 में 24 के क्लैट एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। डेफिनेटली आपका रिवीजन चल रहा होगा और रिवीजन ही चलना चाहिए भी इस वक्त पे। जितना आप पढ़ चुके हैं, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करें। जो आपने पढ़ा है उसको आपको 100% करके जाना है, ये आपका एम होना चाहिए। एंड उसी की सीरीज में मैं आज कुछ लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लेके आई हूँ जो आपको पता होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हो सकता है थोड़ा बहुत एस्पेक्ट इधर उधर का क्रिमिनल से रिलेटेड हो, उन जजमेंट्स की बात हम कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स आर ओनली बिलोंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो बहुत सारे ऑलरेडी मैं सीरीज लेके आ चुकी थी, आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। जजमेंट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें अलग अलग भी कई जजमेंट डिस्कस किए गए हैं रिसेंट वाले, एंड साथ ही साथ 2020, 21, 22, 23 इन सबके जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे। 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। ये ऑफर आपका वैलिड है 30 नवंबर तक। आपको पता है अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो फटाफट से इसको आप ले सकते हैं। जो लोग क्लैट 25 टारगेट कर रहे हैं वो लोग भी ये प्लान को परचेज कर सकते हैं। मंथ यहाँ पर ड्यूरेशन सब मेंशन है, आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर लो। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट। क्लैट पीजी मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास, जो कि 1600 रुपीज में हम 20 फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट इस प्राइस पर मिल जाएगा। क्रैश कोर्स बैच हमारा चल रहा है। अगर एक क्विक रिवीजन के लिए आप क्रैश कोर्स बैच लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10 हियर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये QR कोड, इसको स्कैन करिए एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी स्टोर्स पर जाकर इस कोर्स के लिए। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 अगेन फॉर द डिस्काउंट। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इन क्लास PDF प्रोवाइड करते हैं और इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इसका मेन फीचर होता है। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। मंजरी सिंह है नाम मेरा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल तो डेफिनेटली एक बार अनअकैडमी के प्रोफाइल पर जाकर मुझे सर्च करके ये फॉलो जरूर करें एंड फ्री क्लासेस को चेक करें। ठीक है, फ्री क्लासेस को चेक और फॉलो करने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। फ्री क्लासेस हैं, कोई पैसे नहीं देने हैं, तो जाके चेक कर सकते हो। क्लैट पीजी 2024 अगर दे रहे हो या आने वाले क्लैट पीजी भी दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं देने का, तो आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज मेरे पास है। जजमेंट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमने PYQs भी डिस्कस किए हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो QR कोड को स्कैन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए फटाफट से हम 30 जजमेंट्स की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आज का पहला जजमेंट है AK गोपालन केस। जी हाँ, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का ये केस है 1950 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, जो कि एंश्रीन्ड है आपका आर्टिकल 13, 19 और 21 एंड 22 अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इफ द डिटेंशन वाज, हमने कहा अगर डिटेंशन एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हुआ था तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज के लिए केस फेमस है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू लिया था आर्टिकल 21 का, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वाइडर व्यू लिया जाता है वो मनेका गांधी से शुरू हो जाता है एंड उसके बाद हमने आज तक एक हम सीरीज देख रहे हैं आर्टिकल 21 की, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को डील किया गया है। सो देयरफॉर आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक नैरो व्यू को आर्टिकल 21 के AK गोपालन में डिस्कस किया गया था। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं तो वो है रमेश थापर का केस। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज इंक्लूडेड होता है एंड दैट कैन इंश्योर बी सर्कुलेशन। ठीक है, सो रमेश थापर के केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक एस्पेक्ट को समझाने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज होता है, जो हम अपने आइडियाज का प्रोपेगेंडा करते हैं, एक बात मैं कुछ जानती हूँ, अगर मेरी कोई नॉलेज है, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो दिस इज नथिंग बट प्रोपेगेशन ऑफ माई नॉलेज।
तो उसी तरीके से अगर कोई अपनी आइडियाज का प्रोपेगेशन करता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, और वो सिर्फ सर्कुलेशन के थ्रू इंश्योर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब ऐसे होता है तभी पता चलता है। यहाँ पर थर्ड केस आता है यहाँ पर शंकरी प्रसाद का, जो कि केस आपका 1951 का है। ये केस आप जानते होंगे कि अमेंडमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर पढ़ते हैं, तो उसमें ये केस आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। हम शंकरी प्रसाद पढ़ते हैं, फिर हम सज्जन सिंह पढ़ते हैं, हम केशवानंद पढ़ते हैं, मिनर्वा मिल्स है, IR कोलो है, पूरा वामन राव है, ये सब पूरी सीरीज हम पढ़ते चले जाते हैं अमेंडमेंट के केस में। तो ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट की शुरुआत, जो प्रोसीजर, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए बेसिकली मैं कहना चाह रही थी, जो हम सीरीज पढ़ते हैं, तो शंकरी प्रसाद से ही शुरू हुई वो बात। तो ये केस आपका डील करता है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट से, कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि पहले अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स में चेंज किए गए। तो यही प्रश्न उठा, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368, इट आल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 368 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अमेंड की पावर है वो पार्लियामेंट की है। तो पार्लियामेंट की जो पावर 368 में अमेंड करने की है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए इंक्लूड करती है, जो पार्ट 3 में इंश्योर है। ये शंकरी प्रसाद में कहा गया था। नाउ नेक्स्ट केस इज ऑफ बैरूबरी यूनियन केस 1960 का। रे बैरूबरी यूनियन केस इसको हम कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का। ये केस था रिगार्डिंग द पार्लियामेंट की पावर, जो पार्लियामेंट के पास पावर है ट्रांसफर करने की टेरिटरी ऑफ बैरूबरी टू पाकिस्तान। इस पे बात हो रही थी कि क्या ट्रांसफर किया जा सकता है बैरूबरी की टेरिटरी को पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3 को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट की पावर टू ऐड द न्यू स्टेट, टू एक्सटेंड द न्यू स्टेट, बाउंड्री को घटाना, बाउंड्री को बढ़ाना, इन सारे एस्पेक्ट में बात करता है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 3 के चलते लॉज को बना नहीं सकती इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द नेहरू नून एग्रीमेंट, बिकॉज देयर वाज अ नेहरू नून एग्रीमेंट जिसके चलते ये ट्रांसफर किया जाना था। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिटी दी कि आर्टिकल 3 में आपके पास बढ़ाने घटाने की पावर है, क्रिएट करने की पावर है, बट आप लॉज को बना नहीं सकते हो। हेंस 9th अमेंडमेंट यहाँ पे पास किया गया था इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए। उसके बाद 9th अमेंडमेंट आता है, जिसमें आपको एक लिस्ट देखने को मिलता है, 9th अमेंडमेंट लाया गया, मतलब जिसके बाद इस एग्रीमेंट को आपको एनफोर्स करवा दिया गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो अल्टीमेटली अमेंडमेंट के थ्रू कुछ तो एक्ट किया जाएगा ही जाएगा। फिर यहाँ पर गोलकनाथ का केस आता है, जो मैंने आपको बताया, पहला शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, उसके बाद मैं गोलकनाथ स्किप कर गई थी। थर्ड आता है आपका गोलकनाथ एंड देन केशवानंद भारती आता है। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस था, जिसमें अगेन वही बात उठी थी। ये केस इज फेमस फॉर कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग लेट डाउन किया गया था, कि अब से जो है ध्यान रखा जाएगा कि अमेंडमेंट को लेके। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस केस में ये था कि क्या अमेंडमेंट जो होता है, क्या वो लॉ की डेफिनेशन में आता है। ये लॉ की डेफिनेशन कौन सी है? ये लॉ की डेफिनेशन है आपकी आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 जो कि हम लोग मेनली कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बताता है। फर्स्ट और सेकंड क्लॉज उसका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है। उसी का जो थर्ड क्लॉज है वो लॉ की डेफिनेशन बताता है, जिसमें है कि लॉ इंक्लूड करता है ऑर्डर्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, बाय लॉज को, ये सारी चीजें। तो एक प्रश्न उठा गोलकनाथ के केस में, क्या अमेंडमेंट लॉ इंक्लूड करता है एंड क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिस वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। एंड इसके बाद ही हम एक नया चेंज देखने को पाते हैं कि गोलकनाथ में डिस्कशन हुआ, फिर केशवानंद भारती आ गया। तो क्योंकि अभी इससे पहले सिर्फ बात हो रही थी क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, तो शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह वाज लिमिटेड ओनली टू दिस पॉइंट ओनली। बट गोलकनाथ में ये भी प्रश्न उठ गया कि क्या अमेंडमेंट लॉ में आता है। तो सीधी सी बात है कि लॉ को आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। ठीक है, लॉ को आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, लॉ में कोई भी गड़बड़ी है तो अगर अमेंडमेंट को आप लॉ में डाल दोगे तो अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कोर्ट के लिए तो है, कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर तो नहीं रोकी जा रही है, बट पार्लियामेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि अमेंडमेंट को हम लॉ की परिभाषा में डालें। तो यही मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर था। तो ये हुआ कि पहला क्वेश्चन, क्या अमेंडमेंट लॉ में आता है, दूसरा क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है
वो पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शंस तक अमेनेबल नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 13 में कहा है, एंड दैट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाया था, एंड पार्ट 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पार्ट 3 को अमेंड करने के लिए नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि 368 जो है वो प्रोसीजर देता है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इट डज नॉट कन्फर ऑन पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान दें, तो पहले प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट लिखा हुआ था, बट बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक, तो क्लैरिटी बोला गया कि 368 में भी क्या है कि अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, बट कहीं पर भी ये तो नहीं लिखा है ना कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। फिर नेक्स्ट केस आया आपका केशवानंद भारती का, absolutely the very important case, landmark judgment which was declared on 23rd of April 1973, एंड इस केस में आपका क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेड डाउन किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट, ये जजमेंट आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो इट इज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। ठीक है, कोई भी पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से बियॉन्ड है। द बेसिक स्ट्रक्चर कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाया, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो आपको ये बता दूं कि एक लिस्ट बनाई गई थी, इस केस में एक लिस्ट दी गई थी जिसमें कुछ चीजें रखी गई थी और कहा गया था कि ये बेसिक फीचर माने जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप उसको एब्रोगेट नहीं कर सकते, आप उसको छीन नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी उसको खत्म नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिस इन इंडियन लॉ जिसमें जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट दैट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स हियर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस 1975 का। ये आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो मैं टर्म बोल रही हूँ मेक श्योर आप इसको याद रखो, जैसे मैंने एक एक जोड़ा की, गोलकनाथ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, केशवानंद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इंदिरा नेहरू गांधी में कहा गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस बेसिकली यही था कि डेमोक्रेसी वाली बात हो रही थी, यहाँ पर केस को मतलब चैलेंज कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर के केस को चैलेंज किया गया था, तो अगेन फिर इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लगाया, और जो अमेंडमेंट किया गया था वो क्या था कि आर्टिकल 329A जो था उसका क्लॉज 4, उसमें क्या कहा गया था कि जो इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, इन सबको चैलेंज नहीं किया जा सकता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी लगाया एंड इस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसको 39th अमेंडमेंट से 1975 में इंसर्ट किया गया था। इस ग्राउंड पे कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड है, क्योंकि ये बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, और सीधी सी बात है जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक फीचर में आता है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि केशवानंद भारती के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट केस आता है मनेका गांधी केस। मनेका गांधी, जैसा कि मैंने कहा कि आपका मनेका गांधी से आर्टिकल 21 में एक नया एरा डेवलप हुआ, आफ्टर मनेका गांधी बिफोर मनेका गांधी, हम ये सब पढ़ते हैं। तो मनेका गांधी का जो केस था, मेन इशू जो इस केस में था कि भाई जो राइट टू गो अब्रॉड है, क्या ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आता है? आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में ये भी कहा कि जो मियर एग्जिस्टेंस है एक इनेबलिंग लॉ का, इट वाज नॉट इनफ टू रिस्ट्रेन पर्सनल लिबर्टी, सच अ लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अगर एक इनेबलिंग लॉ आपका है, इनेबलिंग लॉ क्या होता है कि जिसके थ्रू आप पनिश करवाते हो, ठीक, मतलब कोई अगर आप वो एक इनेबलिंग क्लॉज दे रहा है, बस स्टेटमेंट दे रहा है, उसको इन्फोर्स कराने के लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी किसी और चीज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो मियर एग्जिस्टेंस इनेबलिंग लॉ का है वो इनफ नहीं है पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन करने के लिए, ये लॉ आपका जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। एंड यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सेकंड प्रिंसिपल है, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, उसको रिकॉग्नाइज किया था और कहा गया था कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर हियरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट केस आपका आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। ये केस अगेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बहुत मजबूत करता है। ये जजमेंट जो था इसने स्ट्रक डाउन करे थे दो चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट से चेंजेस हुए थे जिसको मिनर्वा मिल्स से स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, आपका 368 में हमको दिखता है और आर्टिकल 13 में, जिसके चलते अमेंडमेंट जो करा गया था उसमें वही था कि भाई पार्लियामेंट जो है वो पावर वो कर सकती है अमेंडमेंट, एंड दूसरी चीज थी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता।
तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, डिक्लेयर करते हुए कि ये वायलेटिव है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये जजमेंट क्लियर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। नेक्स्ट केस आपका वामन राव का आता है। अगेन ये केशवानंद भारती जजमेंट से रिलेटेड है। ये डेट डिसाइड करता है, क्योंकि एक पॉइंट पे ये कंफ्यूजन अराइज हुआ कि ये जो केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बता दिया गया है, ये कब से लागू होगा। क्या ये पहले से प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होगी या फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रिट्रीट किया एंड इन्होंने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन रखा है 24 अप्रैल 1973, दैट इज द डेट ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट, एंड कहा कि ये इट शुड नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली टू रीओपन द वैलिडिटी ऑफ एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टुक प्लेस प्रायर टू दैट डेट। सीधे सीधे कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी अमेंडमेंट हो चुके हैं अब उनका खाता नहीं खोला जाएगा, अब उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। आज के बाद से कोई भी अमेंडमेंट अगर ऐसा होता है या कोई भी लॉ ऐसा आता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो हम उसको चैलेंज करेंगे, उसको बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राउंड पे हम चैलेंज करेंगे, बट 24 अप्रैल से पहले जो आ चुका है हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे। ओके, शाहबानो बेगम 1985, मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत रिलेटेबल केस आपको मिल जाएगा, क्रिमिनल का भी हो सकता है यहाँ पे। तो माइलस्टोन केस था ये मुस्लिम वुमेन की फाइट फॉर राइट्स के लिए, ठीक है। आपका ये शाहबानो बेगम का जो केस है, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो बेगम, ये नाम था केस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया था राइट टू एलिमनी फॉर अ मुस्लिम वुमेन एंड कहा कि जो सीआरपीसी है वो एप्लीकेबल है सारे सिटीजन्स पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि इनका जो पर्सनल लॉ था वो तो रेमेडी प्रोवाइड कर रहा था मेंटेनेंस के लिए, बट अगेन वो इद्दत पीरियड के बाद की रेमेडी नहीं देता था। इसी की वजह से यहाँ पर चैलेंज हुआ 125 में। 125 में माना गया कि ये तो आप पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कोर्ट ने फाइनली क्लियर कर दिया कि 125 सेक्युलर है नेचर में एंड ये मुस्लिम वुमेन पर भी अप्लाई होता है। एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को इसने जन्म दिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे ओवरटर्न दिस जजमेंट बाय पासिंग। अब एक इसके बाद एक्ट आ गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसके हिसाब से एलिमनी सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान दी जाती है इन ट्यून विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ। फिर नेक्स्ट केस आपका आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1986 का। वी हैव मेनी केसेस रिलेटेड टू एमसी मेहता। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राइलेंस वर्सेस फ्लेचर वाले केस के बेसिस पर, यानी कि एक था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो इंडिया में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो मेन इशू है उसकी हम बात करेंगे। तो ये केस आपके 3 इशू से डील करता है। एक तो ये आर्टिकल 32 के स्कोप के बारे में बात करता है, एक तो ये आपका रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी या राइलेंस फ्लेचर का जो केस था टू बी फॉलोड, एंड तीसरा इशू ऑफ कंपेंसेशन के बारे में बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर है अंडर आर्टिकल 32 इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंटिव मेजर, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के लिए नहीं है कि रोकथाम के लिए, बल्कि रिमीडियल मेजर भी है जब राइट्स वायलेट होंगी। इन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्रीज है जो हैजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज में एंगेज है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ पे फॉलो करी जाएगी। ये दूसरे पॉइंट के लिए हो गया। फाइनली उन्होंने कहा कि जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है वो को रिलेट किया जाएगा मैग्नीट्यूड और कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री से, सो दैट इट विल बी अ डेटरेंट। डेटरेंट थ्योरी का ये काम करेगा, ये कहीं भी किसी भी तरीके से इंडस्ट्री की मैग्नीट्यूड या कैपेसिटी को हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट केस आता है आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एग्जामिन किया स्कोप एंड एक्सटेंट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, विच प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इंदिरा साहनी आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पर 50% ओबीसी का 50% टोटल रिजर्वेशन की यहाँ पर बात करी गई थी कि किसी भी कीमत पर एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के स्कोप और एक्सटेंट को एग्जामिन किया, जो रिजर्वेशन दे रहा था जॉब्स में इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 27% रिजर्वेशन की थी ओबीसीज के लिए, उसको अपहेल्ड कर दिया विद सर्टेन कंडीशंस, लाइक कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूड कर दिया जाए, कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, एंड टोटल रिजर्व कोटा जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोर और लेस इट वाज अबाउट द ओबीसीज, इट वाज अबाउट द बैकवर्ड क्लास। 27% रिजर्वेशन के लिए अग्री किया था, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दोगे, आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दोगे, और तीसरा टोटल जो रिजर्वेशन हो वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस आता है सार्वभौमई 1994 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लेटेंट मिसयूज था आर्टिकल 356 का, आर्टिकल 356 बेसिकली डील्स विद आपका स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो सार्वभौमई के केस में यही चीज हुई थी, सेक्युलरिज्म को साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर
बताया गया था। ठीक है, तो अयोध्या का डिस्प्यूट वगैरह वाला मामला इस टाइम पे यहाँ पर आया था एंड आपका स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी और उसी टाइम पर सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर बताया था। तो प्रेसिडेंट रूल जो था इम्पोजिशन, उसको लेके ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा था आर्टिकल 356 का एंड इसको कंसिडर करा गया था। नेक्स्ट केस आपका आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का। ये केस आपका डील करता है विद द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दी थी एम्प्लॉयर्स के लिए एज वेल एज अदर पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल पर्संस और इंस्टीट्यूशंस के लिए कि आपको सेक्सुअल हरासमेंट को किसी भी कीमत पर प्रिवेंट करना है। इनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। दे वर टू बी कंसिडर्ड लॉ अंटिल एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन वाज इनएक्टेड। तो बेसिकली अगर इसके बारे में हम डिटेल में देखें तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो। भवरी देवी का केस है जिसके नाम से फेमस है एंड विशाखा वाज एन एनजीओ जिन्होंने भवरी देवी की सहायता करने का प्रयास किया था एंड इसका कॉन्सिक्वेंस यही हुआ पूरा कि कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, विशाखा गाइडलाइंस, जिसके चलते कहा गया कि भाई एक्ट तो बनना जरूरी है। दूसरा, हर एक जो सेटअप है आपका एम्प्लॉय का, जहां पर भी सेटअप है वहां पर ये हरासमेंट का जो वर्क प्लेस मतलब वर्क प्लेस है, बेसिकली एम्प्लॉय जहां पर भी होता है तो वो आपका वर्क प्लेस का सेटअप हुआ। तो वहां पर ये हरासमेंट के लिए ना हो पाए हरासमेंट, इसके लिए एक बॉडी होनी जरूरी है, वो रेगुलेटिंग बॉडी होगी। ठीक है, वहां पे पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो वो गाइडलाइंस बताई गई थी क्या क्या फॉलो करी जानी चाहिए एंड उसी के बाद रिजल्ट ये आता है कि 2013 में आपका, हालांकि बहुत देर हो गई बट एनी हाउ 2013 में आपका जो पॉश एक्ट है वो आया इसी के चलते। नेक्स्ट केस आपका 1997 का है, समाथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। ये जजमेंट आपका सारी माइनिंग जो लीजेस हैं, ठीक है, जिसको आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट कर रखा था, उसको नलीफाई करता है इन द स्केड्यूल्ड एरियाज एंड आस्क्ड इट टू स्टॉप ऑल द माइनिंग ऑपरेशन। उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है, ट्राइबल लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है जो शेड्यूल एरियाज में है, वो प्राइवेट कंपनीज को नहीं दिया जा सकता और नॉन ट्राइबल को नहीं दिया जा सकता इंडस्ट्री ऑपरेशंस के लिए। ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ परमिसेबल है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और ट्राइबल पीपल के लिए। नेक्स्ट केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2000 वाला केस है जिसमें बात हुई थी सेकेंड मैरिज को लेके कि सेकेंड मैरिज जो हिंदू मैन की होती है, क्योंकि उसने पहली वाइफ को अपने डाइवोर्स नहीं दिया है, तो इसलिए अगर वो बिना उसको डाइवोर्स दिए अगर वो मुस्लिम में, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वॉइड है जब तक कि फर्स्ट मैरिज उसकी डिसॉल्व नहीं हो जाती अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। ये हो गया लिली थॉमस का केस। नेक्स्ट केस आपका आई.आर. कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का आता है। दिस केस वाज अगेन रिलेटेड टू समवेयर, मैंने कहा कि उस सीरीज में हम पढ़ते हैं 24 अप्रैल वाली सीरीज में, एंड 9th शेड्यूल को लेके यहाँ पर बात हुई थी। बेसिकली जो 9th शेड्यूल था आपका वो क्यों आया था, उसमें जो भी लिस्ट डाल दी जाती थी वो इम्यून थी जुडिशियल रिव्यू से। अब वही बात आई कि क्या ऐसा भी है, क्या जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर नहीं है, क्या जुडिशियल कोर्ट को क्या इम्यून किया जा सकता है अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करने से। तो जजमेंट में कहा कि अगर भाई लॉ को इंक्लूड कर रहे हो 9th शेड्यूल में तो भी उसको एग्जामिन और कन्फ्रंट किया जा सकता है कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा कि आप 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर रख दिया तो भी एग्जामिन किया जाएगा, कोर्ट में कन्फ्रंट किया जाएगा। 9th शेड्यूल जो है ये लिस्ट एक्ट्स और लॉज की रखता है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, जैसा मैंने अभी बताया। वामन राव की जो रूलिंग थी कि एक्ट्स और लॉज जो मेंशन है 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल तक उनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, वामन राव को भी कंसिडर कर लिया कि 24 अप्रैल तक को वालों को हम ना बदलेंगे ना हम चैलेंज करेंगे, बट एनी अटेम्प्ट टू अमेंड और ऐड मोर एक्ट टू दैट शेड्यूल विल सफर क्लोज इंस्पेक्शन। लेकिन अब 24 अप्रैल के बाद अगर कोई भी एक्ट उसमें रखा जाता है तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है एंड मतलब सीधी सी बात है उस पर इंस्पेक्शन रखा जाएगा और एग्जामिन करेगी उसको जुडिशरी सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। 2011 का एक केस है पीडोफिलिया का केस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कन्विक्शन को रिस्टोर किया था। कैसे कन्विक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पर 2 यूके नेशनल्स थे जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था पीडोफिलिया के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका कन्विक्शन रिस्टोर किया था और उनको 6 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया था। कोर्ट ने कहा कि जो सेक्सुअल अब्यूज बच्चे का होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम। तो इस टर्म को भी आप याद रखिए, पीडोफिलिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरुणा शानबाग का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैड अ राइट टू डाई विद डिग्निटी अलाउइंग पैसिव यूथनेशिया विद गाइडलाइंस। The need to reform India's laws on euthanasia was triggered by the tragic case of Aruna Shanbag, who lay in a vegetative state for 42 years. तो एक तरह से देखा जाए तो ये कोई लास्ट जजमेंट तो नहीं था, बिकॉज वी हैव 2018 का जजमेंट ऑफ कॉमन कॉज, राइट। तो मैं इसीलिए, ये तो लैंडमार्क है, पुराने हो गए ना, नए वाले को तो हम
अलग से पढ़ ही चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास राइट टू डाई विद डिग्निटी है, तो पैसिव यूथनेशिया अलाउ है गाइडलाइंस के साथ। इंडिया के लॉज को यूथनेशिया पे बदलाव की जरूरत है, ठीक है, ये बात यहाँ पर करी गई थी। एंड अरुणा शानबाग वाज इन अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर 42 ईयर्स, उसके बाद ये जजमेंट आया था। एंड कॉमन कॉज ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फिर आपको काफी चीजें बताई भी गई, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा, पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। फिर उसके बाद लेकिन यही कहा गया कि मारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अगर कोई पर्सन जैसे वेंटिलेटर पर है तो हम कुछ चीजें रिमूव करके अगर वो सिंपली डेथ उसकी हो जाती है वो पॉसिबल है, लेकिन फैमिली का कंसेंट हो गया, कौन सी स्टेट में, अभी 2023 में काफी चीजें चेंज भी करी गई हैं और मैंने पढ़ाया भी है, आप स्पेशल क्लास में जाके भी चेक कर सकते हो, मैंने पढ़ाया है। नोटा जजमेंट 2013 का, अगेन PUCL, ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक लिबर्टी राइट्स वाला, ठीक है, पीपल्स यूनियन, PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाला ये केस है। इस नाम से कई सारे हुए, आपको पहले भी पता है, इसीलिए नोटा जजमेंट लिखना ज्यादा सही था। तो ये जजमेंट नोटा लेके आया था फॉर इंडियन वोटर्स, नन ऑफ द अबव, ठीक है, आपको पता है। फिर ये दूसरा केस है लिली थॉमस का 2013 का, जहां पर ये कहा गया था कि कोई भी MLA है, MLC है, MP है जो गिल्टी ऑफ अ क्राइम है एंड उसको कम से कम अगर 2 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है तो इट वुड सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक, अगर 2 साल की भी कम से कम उसको सजा मिल गई तो अब वो उस हाउस का मेंबर नहीं रह जाएगा एंड दैट वुड बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट आता है आपका निर्भया का केस। तो निर्भया का केस आपको मालूम है कि दिल्ली रेप केस हुआ था 2012 में। ये जजमेंट आपका ये 2014 में निर्भया केस पे बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, जजमेंट तो बहुत लास्ट मतलब जस्टिस की बात आती है यहाँ पर, बट इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। हम यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया गया था एंड डेफिनेशन ऑफ रेप यहाँ पे चेंज करी गई, पॉक्सो में, IPC में, इन सब में। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी, 2018 में आपका फिर से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पर, जिसमें फिर कुछ चेंजेस लाए गए थे एंड देन उसके बाद वी सीक जस्टिस बहुत सालों बाद यहाँ पर निर्भया के केस में। इट वाज नॉट अबाउट द 2014 जिसमें जस्टिस मिला था, जस्टिस पाते पाते बहुत लेट हो गया था। देन यहाँ पे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। ये केस आपका रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर की बात करता है एज अ थर्ड जेंडर। यहाँ पर 2014 में एग्जैक्टली थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया था। ट्रांसजेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट को कि इनको माइनॉरिटीज की तरह ट्रीट करें एंड रिजर्वेशन इनका एक्सपैंड करें एजुकेशन में, जॉब्स में, ओके फाइन, एजुकेशन एंड जॉब्स में। ट्रिपल तलाक जजमेंट आपका जो है यहाँ पर 2016 का है तो बट 2018 वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है, 2016 में बात हो रही है जो भी, बट इट वाज डिसाइडेड इन 2018। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बैकवर्ड प्रैक्टिस जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की थी उसको बहुत ही मतलब क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे, विच परमिटेड मुस्लिम मेन टू यूनिलेटरली, वो अकेले ही अपने ही दम पे मैरिज को एंड कर देते थे, बस तलाक 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 3 बार बोल के, कोई प्रोविजन नहीं मेंटेनेंस का, कोई प्रोविजन नहीं, एलिमनी का, बीवी कहाँ जाएगी, क्या होगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। नाउ ट्रिपल तलाक बिल आपका 2019 का आया, उसके बाद ये एक्ट भी बन गया। मेक श्योर कि आप इस एक्ट को एक बार जरूर पढ़ लो क्योंकि वहां पर फिर बात आती है कि दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये इन सब के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा। नाउ दिस केस का नाम जो था दैट वाज शायरा बानो, राइट, हमने अभी शाह बानो पढ़ा था एंड दिस वाज शायरा बानो। तो थोड़ी बहुत डिटेल मैंने लिखी है, थोड़ी सी मैं खुद बता रही हूँ जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे। 2018 का जजमेंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका राइट टू प्राइवेसी का आता है 2017 का, ये भी सबको पता चल ही गया होगा, KS पुट्टुस्वामी का ये जजमेंट है, ठीक है, 13 जजेस बेंच का जजमेंट था, वेरी फेमस जजमेंट। तो यूनियन ऑफ इंडिया का वर्सेस, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है भाई वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एब्सोल्युटली दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21। फिर आपका रिपीलिंग सेक्शन 377 की बात हो रही है। अच्छा, ये कौन सा केस है, दिस केस इज ऑफ नवतेज सिंह जौहर 2018, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 377 को पार्शियली क्रिमिनलाइज करा गया, ठीक है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्शियली डिक्लेयर किया गया, जिसमें कंसेंसुअल सेक्सुअल कंडक्ट जो एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स के बीच में होता है उसको क्रिमिनलाइज कर दिए, उसको डीक्रिमिनलाइज करा गया, ठीक है, क्योंकि पहले ही क्रिमिनलाइज करता था एंड उसके बाद बेस्टियलिटी, सोडोमी, इन सब पे अभी भी क्रिमिनलाइज है, उस पर नहीं हटा है।
नेक्स्ट अलचंद्र कुमार घोष का जो केस है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर बात यही हुई थी क्या जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं होती है, क्योंकि आपके जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, वहां पर कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जहां पर कहा गया है कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो इसको चैलेंज किया गया था अलचंद्र कुमार के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट 32 में, हाई कोर्ट 226 में रखता है, ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको एक्सरसाइज करने से हम नहीं रोक सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केस, हेबियस कॉर्पस केस। ये थोड़े स्टार्टिंग के केस थे, ये पीछे रह गए थे इसलिए यहाँ से आ गए। दिस केस इज ऑफ एडीएम जबलपुर केस के नाम से इसको हम जानते हैं। हेबियस कॉर्पस का केस है। मच क्रिटिसाइज जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मेजॉरिटी रूलिंग जो थी वो इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट चली गई थी एंड स्टेट को फेवर किया था। जस्टिस खन्ना का डिसेंट यहाँ पे वेल नोन है। जस्टिस एचआर खन्ना, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि उस टाइम पर इन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन भले दिया था लेकिन बड़े काम की बात करी गई थी। ठीक है, लास्ट आपका केस एडल्ट्री का केस आता है। एडल्ट्री का केस वाज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडल्ट्री वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी, जब तक कि उसको एबॉलिश सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नहीं कर दिया। एडल्ट्री इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम इन इंडिया, हाउएवर ये वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स का। कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कहा, क्लियर मेंशन कर दिया कि अब इसको हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। तब की सोसाइटी अलग थी, आज की सोसाइटी अलग है। तब के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अलग थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, वाइफ्स बाहर नहीं निकलती थी। आज वाइफ कदम से कदम मिला के बराबर चल रही हैं, उनको भी उतनी समझ है, उतना ज्ञान है जितना एक आदमी को है। तो यहाँ पर हम दूसरी पार्टी को भी राइट टू फाइल द सूट देने के बजाय, मतलब केस फाइल करने के बजाय, हमारा केस का बर्डन ज्यादा बढ़ेगा, कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा। रैदर हम क्या कर देते हैं, इसको डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं। उसको कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है तो ये वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स का। आप एक काम करिए, इसको डाइवोर्स ले लीजिए, आप दोनों अपना काम खत्म करिए, फैमिली मैटर हो गया। ये हम लोग, आपके यहाँ एडल्ट्री हो रही है, आपका हस्बैंड एडल्ट्री परफॉर्म कर रहा है, आपकी वाइफ एडल्ट्री परफॉर्म कर रही है, इसके लिए कोर्ट का समय जो है बेकार ना हो। तो दिस वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। तो ये थे कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, जो आपको पता होने ही चाहिए। डेफिनेटली द लिस्ट डज नॉट एंड्स हियर। आपको भी पता है कि बहुत सारे जजमेंट्स हमारे पास हैं, अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे हैं, तो बाकी की तो मैं क्या ही बात कहूँ। लेकिन आई होप इतना भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपको हेल्प करेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, जो लोग भी क्लैट PG 24 में अपीयर हो रहे हैं या किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं। कोई भी एग्जाम है, डेफिनेटली जजमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। पूरा वीडियो देख ही चुके हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, पहली बार आप चैनल पर आए हो, तो डू सब्सक्राइब गाइज। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।